मेरी जेठानी बेवा हो गई तो सब कहने लगे कि अभी जवान है, छोटे देवर से शादी करवा दें। छोटा देवर भी मान गया था, लेकिन ससुर जी गुस्से होते थे और ना मानते। देवरानी उनके कमरे में रोजाना उनके पाँव की मालिश करती और जब वापस आती तो रो रही होती थी। एक दिन देवरानी की जगह ससुर जी की टांगों पर मैं तेल लगाने चली गई। जैसे ही ससुर जी की टांग पर तेल लगाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर जी ने आज फिर मेरे ससुर ने भाभी को तेल मालिश के लिए अपने कमरे में बुलाया था। कहने लगे मेरे पाँव पर तेल लगा दो। ये सुनकर मेरी जिठानी बीना के चेहरे पर बड़ी बेबसी सी उतर आती थी। वो नजरें झुकाए उनके कमरे में चली जाती थी। मुझे अपने ससुर वैसे तो शुरू से ही कुछ पसंद ना थे, लेकिन जो सलूक वो मेरी जिठानी बीना के साथ बरतते थे, मुझे वो और भी बुरे लगने लगे थे। पूरा दिन वो कई घंटे भाभी को अपने कमरे में रखते और कोई उन्हें पूछने वाला ना था। मुझे अपनी जेठानी की हालत जार पर तरस आता था। मेरे ससुर उन्हें रोज अपने कमरे में तेल लगाने के लिए बुलाते थे और 2-3 घंटे वो कमरे से बाहर नहीं आती थी। जब बाहर निकलती थी तो रो रही होती थी। जब मैं वजह पूछती तो कुछ भी ना कहती, बस बेबसी से आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखती हुई अपने कमरे में चली जाती। बहुत बड़ा सदमा सहा था बीना भाभी ने। जब भी भाभी ससुर के कमरे में जाती, मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दें, मैं चली जाती हूँ उनके कमरे में। मैंने भाभी की एक बात भी ना सुनी और उनकी सफ़ेद चादर खुद पर ओढ़ी, जरा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर किया, वो सुनकर मैं दंग रह गई। कितना मुश्किल होता है शौहर के बगैर जिंदगी गुजारना। खुदा किसी पर ऐसा बुरा वक्त ना लाए जैसा बीना भाभी ने देखा था। वो मेरी जेठानी थी। खुर्रम भाई जब तक हयात थे, बीना भाभी के चेहरे से कभी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मेरे ससुर का रवैया अव्वल रोज से बीना भाभी से सख्त गिर था, लेकिन खुर्रम भाई की मोहब्बत का असर था कि भाभी ससुर के रवैये को भी हंस कर सह जाती थी। लेकिन अब जिस अजियत से वो गुजर चुकी थी, जिस शख्स को वो खो चुकी थी, ये सदमा ही उनके लिए कम ना था। उस पर मेरे ससुर की इस किस्म की नाजेबा हरकतें। खुर्रम भाई की बीमारी ने जहां हम सबको अफसुर्दा कर दिया था, वहीं बीना भाभी की तो खुशियां ही छीन ली थी। हमारे हंसते बसते घर को तो उस वक्त नजर लगी जब खुर्रम भाई को कैंसर हो गया था। वो 2 माह में ही चल बसे थे। मेरी जेठानी पर तो गशी सितारी होने लगी। मैं उन्हें संभालने लगती। एक तरफ मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। जवान बेटा उनके सामने 2 माह तक एड़ियां रगड़ता हुआ जा चुका था। दूसरी तरफ मेरी जेठानी की हालत ठीक न थी। बड़ी मुश्किल से उसे होश दिलाया जाता, लेकिन वो खुर्रम खुर्रम कहती फिर से बेहोश हो जाती। हमारे हंसते बसते घर को न जाने किसकी नजर खा गई थी। मेरी सास दिल की मरीजा थी, बेटे का सदमा बर्दाश्त ना कर पाई। खुर्रम भाई से तो मेरी सास को मोहब्बत भी बेतहाशा थी, इसीलिए खुर्रम भाई की मौत के पूरे 8 दिन के बाद ही इंतकाल कर गई। हम पर तो एक के बाद एक उफ्ताद टूट पड़ी थी। हम तो पै दर पे अपने घर से उठने वाली 2 मैयतें देखकर खौफजदा से हो गए थे। मेरी जेठानी की हालत उन दिनों बहुत खराब थी। वो सोई हुई चिल्लाने लगती, कहती तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे तुम्हारे बिना जीऊंगी। मैं उस वक्त घर में अकेली ही औरत थी जो इस गम में घर को भी संभाले हुए थी और बीना भाभी को भी। मेरे शौहर बस 3 ही भाई थे। मेरे शौहर शहरोज से छोटा मेरा देवर फैरोज भी था, जो शहरोज से बस साल भर ही छोटा था और उम्र में मुझसे और बीना भाभी से बड़ा ही था, क्योंकि तीनों भाइयों में बस साल का फर्क था। बीना भाभी और मेरी शादी एक साथ ही हुई थी। अभी 2 साल ही तो गुजरे थे हमारी शादी को। मेरा तो एक बेटा था, लेकिन भाभी की तो अभी औलाद तक ना हुई थी और ये इतनी बड़ी आजमाइश उन पर आ पड़ी थी। खुर्रम भाई से उनकी शादी एक जबरदस्त अफेयर का नतीजा थी, इसीलिए दोनों में मोहब्बत भी बहुत थी। लेकिन जो सदमा बीना भाभी को मिला था वो बहुत बड़ा था। एक तरफ बीना भाभी थी तो दूसरी तरफ मेरे ससुर। पहले बेटे का गम, उसके बाद बीवी का सदमा। मैं कभी ससुर की देखभाल करती, कभी इद्दत में बैठी बीना भाभी को तसल्ली देने की कोशिश करती, जो उम्र में मेरी ही हम उम्र थी, लेकिन देखने में बेहद हसीन थी। 1 महीना तो मैं घिन चक्कर ही बनी रही, लेकिन फिर सब कुछ मामूल पर आने लगा।
وقت گزرنے کے ساتھ انسان تکلیف کے ساتھ شاید سمجھوتا کر ہی لیتا ہے۔ بینا بھابھی بھی اب کچھ سنبھل سی گئی تھی، لیکن کبھی کبھی جب خرم بھائی انہیں شدت سے یاد آتے تو وہ میرے گلے لگ کر بے اختیار رونے لگتی۔ میں انہیں تسلی دینے لگتی، لیکن آنکھیں تو میری بھی بھیگ جاتی تھیں۔ یہ ایسا غم ہے کہ جس عورت کو لگ جائے وہی اس کی اذیت جان سکتی ہے۔ بینا بھابھی کی سسکیاں مجھے کبھی کبھی تڑپنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ 5 سال کی محبت اور بے انتہا اختلافات کے بعد ان کی شادی خرم بھائی سے ہوئی تھی، کیونکہ میرے سسر اس شادی پر راضی نہ تھے، کہتے تھے کہ یہ لڑکی غیر ذات کی ہے۔ پھر خرم جس طرح سے اس کی محبت میں گرفتار ہے، یہ لڑکی اسے ہم سے الگ کر کے لے جائے گی۔ میں ان کی برادری کی ہی تھی۔ پھر میری شادی شہروز سے گھر والوں کی رضامندی سے ہوئی تھی، اور خرم بھائی نے تو ضد کر کے بینا بھابھی سے شادی کی تھی۔ اسی لیے میرے سسر شروع سے ہی مجھے اہمیت دیتے تھے۔ بینا بھابھی کو ہر وقت گھورتے رہتے، ان کے کھانے میں نقص نکالتے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی ان کے گھر میں نہیں بسیں گی، ان کے بیٹے کو لے کر الگ ہو جائیں گی۔ لیکن بینا بھابھی نے میرے سسر کی ہر کڑوی کسیلی سن کر کبھی برا نہیں منایا تھا۔ وہ مسکراتی ہی رہتی تھی، کہتی تھی ابا خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے سسر کے رویے سے میں پھر بھی کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتی تھی، تو بینا بھابھی سے کہتی تھی کہ محبت تو خرم بھائی نے بھی کی ہے آپ سے، پھر ابا تانے صرف آپ کو ہی کیوں دیتے ہیں؟ مجھے اپنی بے ضرر سی جٹھانی کی چپ پر غصہ بھی آتا تھا اور دکھ بھی ہوتا تھا، حالانکہ مجھے بینا بھابھی نے بتایا تھا کہ وہ خرم بھائی سے کہتی تھی کہ اگر ان کے گھر والے نہیں مانتے تو انہیں بھول جائیں، لیکن خرم بھائی کہتے تھے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا بینا۔ جب یہ باتیں بینا بھابھی کو یاد آتی تو وہ تڑپ کر رونے لگتی، کہتی کرن، خرم نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کی، وہ کہتے تھے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، لیکن وہ تو میرے ہوتے ہوئے بھی جی نہ سکے۔ ان کی باتیں، ان کی سسکیاں میرا دل بھی تڑپا دیتی تھیں۔ میں انہیں بہت سمجھاتی تھی کہ اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب بے بس اور مجبور ہیں۔ عدت تک بینا بھابھی نے خود کو بہت سنبھال لیا تھا۔ میرے سسر کو بینا بھابھی سے ہی نہیں بلکہ ان کے میکے سے بھی پرخاش سی تھی۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے خرم بھائی کو صاف منع کر دیا تھا کہ تمہارے سسرال والوں کو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے خرم بھائی بینا بھابھی کو ہی ان کے میکے ملوانے لے جاتے تھے، اپنے گھر پر ان کے گھر والوں کو نہیں بلاتے تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے سسر کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ خرم بھائی کے انتقال پر ہی بینا بھابھی کے گھر والے آئے تھے، یا میری ساس کی وفات پر، اس کے بعد اب آئے تھے بھابھی کی عدت ختم ہونے کے بعد انہیں لینے کے لیے۔ وہ بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میری بھابھی ابھی بھی جوان اور خوبصورت تھیں، پھر اولاد بھی کوئی نہ تھی، لیکن جب یہ بات میرے سسر کو پتہ چلی تو ہمارے گھر میں تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ وہ بینا بھابھی کے والدین سے کہنے لگے کہ لے جاؤ اپنی بیٹی کو، یہ منحوس ہے، میرے بیٹے کو کھا گئی ہے، اس نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ محبت کے نام پر اسے 5 سال میں ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا اور اسے اکسا کر شادی کی تھی۔ وہ تو اس کی محبت میں مر گیا، اور یہ اب پھر سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے گی۔ یہ تھوڑی میرے بیٹے کے نام پر زندگی گزارے گی۔ ایک تو بینا بھابھی پہلے ہی خرم بھائی کو نہیں بھولتی تھی، اور پھر دوسرے سسر کی باتوں نے انہیں اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ میرے سسر سے کہنے لگیں کہ وہ اب بھی خرم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ کیسے انہیں اس بات کا یقین دلائیں۔ میرے سسر نے تو انہیں کالے پانی جیسی سزا ہی سنا دی تھی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم ساری زندگی خرم کے نام پر بیوہ بن کر زندگی گزار لو، میں اس بات پر یقین کر لوں گا۔ میرے سسر کی خود غرض سوچ پر ہم سبھی کو افسوس سا ہوا تھا، لیکن بینا بھابھی کے گھر والے بھابھی سے کہنے لگے کہ تم اپنا سامان باندھو، اب تمہارا یہاں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ تم یہاں رہ سکو۔ لیکن بینا بھابھی نے اپنے گھر والوں کو صاف انکار کر دیا، کہنے لگی میں ساری زندگی خرم کے نام پر اسی گھر میں گزار دوں گی، اسی لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر ہم سب کو ہی بینا بھابھی کے جذباتی فیصلے پر افسوس سا ہوا تھا، لیکن میرے سسر بہت خوش تھے۔ بینا بھابھی کے والدین مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے رات کو شہروز سے کہا بھی تھا کہ محبت صرف بینا بھابھی نے تو نہیں کی تھی، اور پھر خرم بھائی کی موت کی ذمہ دار بھی وہ نہیں ہے، یہ تو زیادتی ہے بھابھی کے ساتھ۔ ابا کیوں انہیں اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ ایک تو پہلے ہی بھابھی اتنی دکھی ہے، پھر وہ کیوں ساری زندگی خرم بھائی کا غم لگائے زندگی جیتی رہیں؟ شہروز کہنے لگے کہ ابا ابھی غصے میں ہے،
चंद माह रुक जाओ, जब अब्बा का मूड ठीक होगा तो मैं बात करूंगा उनसे, उन्हें समझाऊंगा ये सब गलत है। लेकिन ये सब शहरोज की खाम ख्याली थी। उनके वालिद तो कुछ और ही इरादा रखते थे, और जो कुछ उनके वालिद ने भाभी के साथ किया था वो रूह लर्जा देने वाला अमल था। भाभी अब एक सफ़ेद चादर ओढ़े रखती थी। खुद को वो सफ़ेद चादर में मुकीद सा कर चुकी थी। मेरे साथ किचन में हाथ बटाने लगती तो मैं उन्हें मना करती रह जाती, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। कहती थी कि मेरा दिल भी बहला रहेगा। मेरे बेटे को भी वो ज़्यादातर अपने पास ही रखती थी। मैंने सोचा चलो वो कुछ बहलें तो, वरना हर वक्त खुर्रम भाई के लिए रोती रहती थी। लेकिन ऐसा सिर्फ चंद दिन ही हुआ था। मेरे ससुर ने तो एक दिन हद ही कर दी। हम सब नाश्ता कर रहे थे जब मेरे ससुर गुस्से से अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और बराहे रास्त बीना भाभी से कहने लगे, तुम्हें बस अपने खाने पीने की परवाह है, ये नहीं मालूम कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। जाओ जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। ये सुनकर तो हम सबको ससुर की बात पर गुस्सा आया था। सामने कुर्सी पर बैठे मेरे देवर का चेहरा भी बाप की बात सुनकर तमतमा उठा था, लेकिन वो बड़े थे इसीलिए हम उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते थे। इससे पहले कि बीना भाभी उठती मैं कुर्सी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, भाभी आप नाश्ता करें, अब्बा को नाश्ता मैं बना देती हूँ। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि आज के बाद मेरा हर काम बीना करेगी। वो शायद भाभी को सजा देना चाहते थे। अजीब नफ्सियाती शख्स था मेरा ससुर। वो औरत पहले ही गमों से चूर थी, हमदर्दी प्यार की हकदार थी, और बजाय कि मेरा ससुर उसे बेटी समझकर उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखता, वो उन पर मजीद जुल्म ढाने का सोच रहे थे। बीना भाभी अपना नाश्ता छोड़कर किचन में चली गई। ससुर का नाश्ता बनाकर उनके कमरे में ले गई, लेकिन वापस पूरे 2 घंटे बाद आई, और जब वो बाहर निकली तब वो रो रही थी। जब मैंने वजह पूछी तो नफ़ी में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि ज़रूर ससुर ने फिर बेचारी का जीना दूभर किया होगा, लेकिन जो कुछ मेरे ससुर उस बेचारी के साथ कर रहे थे वो तो हम में से किसी के गुमान में भी ना था। रात के बर्तन धोने की जिम्मेदारी बीना भाभी की थी। नाश्ते और दोपहर के बर्तन मैं धोती थी। एक बार जब मैं अपने बेटे का फीडर बनाने किचन में आई तो ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरा छोटा देवर फेरोज बीना भाभी का हाथ जबरदस्ती पकड़े हुआ था और वो मुसलसल उससे अपना हाथ छुड़वा रही थी। उन दोनों की मेरी जानिब पुश्त थी। फेरोज छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है। मैंने ये बात सुनी तो गुस्से से किचन में दाखिल हुई। उस बेचारी का शौहर क्या चला गया, सबको जैसे खुली छुट्टी मिल गई थी। ससुर दिन भर भाभी पर चिल्लाते रहते थे और रात को मेरा देवर उनके साथ। लेकिन जैसे ही मैंने भाभी का हाथ देखा मेरा गुस्सा जाता रहा। भाभी के हाथ से खून बह रहा था और सिंक पर एक कांच का गिलास टूटा पड़ा था, और फेरोज उन्हें यही कह रहा था कि इतना गहरा कट लगा है वो उन्हें पट्टी बांध देगा, लेकिन भाभी इनकार कर रही थी। मुझे देखकर भाभी कुछ घबरा सी गई, लेकिन फेरोज नॉर्मल अंदाज से ही खड़ा था। मुझसे कहने लगा, देख रही हैं किरण भाभी, इन्हें बस अपने कामों की फिक्र है। हाथ से खून बह रहा है, इतना गहरा जख्म हो चुका है, और ये है कि इन्हें अभी भी बर्तन धोने की फिक्र है। फेरोज फिक्रमंदी से बात कर रहा था। उम्र में वो मुझसे और बीना भाभी से बड़ा ही था, लेकिन रिश्ते का एहतराम उस लड़के में हद दर्जे था। मैंने कभी उसे किसी किस्म की फजूल हरकत करते नहीं देखा था। मैंने बीना भाभी से कहा, आप क्यों अपने साथ जुल्म कर रही हैं, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। पट्टी मैंने उनके हाथ पर बांध दी थी, लेकिन फिर मैं ये देखने लगी थी कि फेरोज उनका बहुत ख्याल रखने लगा था, लेकिन वो उससे कतराती थी। जहाँ वो होता वो वहाँ से चली जाती थी। फेरोज की नज़रें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पहले वो हर वक्त नज़रें झुकाए रखता था, लेकिन अब वो भाभी को देखता रहता था। कभी मुझे ये लगता था कि भाभी को वाकई अपने वालिदैन के साथ चले जाना चाहिए था, और कभी लगता था कि शायद मैं ही फेरोज के लिए गलत अंदाज से सोच रही हूँ। लेकिन एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा मुझे हैरत में डाल गया था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई। बीना भाभी फजर के बाद सहन में लगे पौधों में पानी ज़रूर देती थी। उन्हें बागबानी का बहुत शौक था। जब खुर्रम भाई हयात थे तो वो नित नए किस्म के फूलों के पौधे उन्हें लाकर देते रहते थे, और हमारा पूरा सहन भाभी ने रंग बिरंगे पौधों से सजा के रख दिया था। मैं भी कमरे से बाहर आ गई। मैंने सोचा आज भाभी के साथ मिलकर नाश्ता करती हूँ और खूब सारी बातें भी, वरना तो पूरा दिन मेरे ससुर भाभी की जान ही नहीं छोड़ते थे।
कई घंटे उन्हें अपने पास बिठाए रखते थे। मैं जैसे ही बाहर आई, सामने सहन का नज़ारा देखकर मेरे दिल को बहुत जोर का झटका सा लगा था। बीना भाभी ने फेरोज के मुंह पर बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। फिर उससे कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ये सब कहते हुए? तुम्हारे भाई की बेवा हूं मैं, अभी के अभी दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। भाभी बहुत गुस्से में थी। फेरोज नजरें झुकाए अभी भी उनके सामने खड़ा था। मैं कुछ पीछे हटकर छुप गई, क्योंकि दोनों की ही नज़र मुझ पर अभी नहीं गई थी। मैंने सोचा कि मेरा शक ठीक ही था, फेरोज की नज़र भाभी पर अच्छी नहीं थी। लेकिन जब मैंने फेरोज की बात सुनी तो वो मुझे हैरत ज़दा कर गई। फेरोज कहने लगा, मैंने आपसे कोई बदतमीज़ी नहीं की है बीना। फेरोज उन्हें पहले सिर्फ भाभी कहता था, कभी भी यूं नाम से नहीं पुकारा था। इसीलिए उसके मुंह से अपना नाम सुनकर भाभी तो तिलमिला सी गई। इसीलिए बिदक कर बोले, शट अप फेरोज, भाभी कहो मुझे, खबरदार जो मुझे नाम से पुकारा तो। बीना भाभी की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। भाभी आप मेरी तब थीं जब खुर्रम भाई हयात थे। मैंने आपको हमेशा इज्जत की निगाह से देखा है और आज भी सिर्फ इज्जत की नज़र से देखता हूँ। मुझे आपको इस हाल में देखकर दुख होता है, मेरा दिल कटता है। खुर्रम भाई की ज़िंदगी में मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अगली ज़िंदगी भी हंसते मुस्कुराते गुजारें, और ये आपका हक है। लेकिन आप शायद समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। आपसे बात करना ही फजूल है। मैं आपके घर वालों से ज़रूर बात करूँगा। मुझे आपसे निकाह करना है बीना। आपको जीने का, खुश रहने का पूरा हक है। ये कहकर फेरोज वहाँ से चला गया था। मुझे फेरोज का ये फैसला ठीक ही लगा था। बीना भाभी वहीं खड़े फूट फूट कर रोने लगी, खुर्रम भाई को याद करने लगी। खुर्रम, तुम क्यों मुझे छोड़ गए? तुम थे तो सभी मुझे इज्जत से देखते थे, तुम नहीं हो तो सबकी नज़रें बदलने लगी हैं। तुमने तो तमाम उम्र साथ निभाने के वादे किए थे मुझसे, फिर क्यों अकेले चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। वो रोते हुए कह रही थी। मैं उनके पास आ गई। मैंने कहा, भाभी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? मैं हर बात से वाकिफ तो थी, लेकिन अनजान बनी रही। मुझे देखकर वो अपने आंसू पोंछने लगी। कहने लगी, कुछ नहीं, अपनी बुरी किस्मत पर रो रही हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। जब मैंने ये बात शहरोज से की तो वो ये सुनकर खुश हो गए। कहने लगे कि फेरोज का ये फैसला बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से अब्बा को भी इस बात पर एतराज़ नहीं होगा। चंद ही दिनों में मैंने भाभी को फेरोज के लिए राज़ी कर ही लिया था। हालांकि वो मान नहीं रही थी, कहती थी कि मैं खुर्रम की जगह किसी को नहीं दे सकती। फिर फेरोज, अब्बा तो मुझे पहले ही बुरा भला समझते हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप सब कुछ हम पर छोड़ दें, बस आप इनकार ना करें मेरी बात पर। वो कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। ठीक है, तुम मेरी बहनों जैसी हो, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो। जब ये बात मैंने फेरोज को बताई तो फेरोज बहुत खुश था। कहने लगा, शुक्र है भाभी, किसी ने तो उन्हें अच्छी बात समझाई, वरना वो तो खुद को बर्बाद करने का सोच ही चुकी थी। फेरोज मुझे तशक्कुर की नज़रों से देखकर बोला था। बस अब अब्बा को राज़ी करना रह गया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि अब्बा ऐसी बात कह देंगे कि हम सब के होश ही उड़ जाएंगे। बीना भाभी से शादी के लिए फेरोज ने खुद मेरे ससुर से बात की थी, लेकिन वो ये सुनते ही हत्थे से उखड़ कर कहने लगे, बकवास बंद करो अपनी। बेवा भाभी से शादी करना कौन सी अक्लमंदी है? मुझे तो पहले ही उस घटिया लड़की पर शक था कि उसे मर्दों को फंसाने की आदत है। पहले खुर्रम को अपने जाल में फंसाया था और अब उसके मरने के बाद जब अपने जज्बात संभाल नहीं पाई तो फिर फेरोज पर अपने हुस्न का जाल फेंकना शुरू कर दिया। अब्बा की सोच और बात पर मुझे दुख और अफसोस सा हुआ था। बीना भाभी भी यही कह रही थी कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, वरना मेरे किरदार को ही मशकूक समझा जाएगा। लेकिन मैं ही बज़िद थी कि वो बस एक बार हाँ कर दें, बाकी अब्बा को हम मना लेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था अब्बा की छोटी सोच पर। मैं और शहरोज तो कुछ भी ना बोले, लेकिन फेरोज ज़रूर गुस्से से आग बगोला हो गया। कहने लगा, अब्बा आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें सोचते हुए? कहने लगा, भाभी से शादी करना मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ, मुझे किसी ने भी इस बात के लिए मजबूर नहीं किया। रह गया उनके किरदार की बात, तो वो पहले भी बाकिरदार थी और वो अब भी पाकबाज है। लेकिन अब्बा ने तो फेरोज के मुंह पर थप्पड़ मार दिया
और कहा कि निकलो मेरे घर से बाहर, तुम पर उस कमीनी लड़की का जादू चल गया है, तुम्हें मैं दूसरे शहर भेज दूंगा। वो लड़की मनहूस है, पहले मेरे एक बेटे को खा गई, अब दूसरे को भी खाना चाहती है। मैं ऐसा हरगिज भी नहीं होने दूंगा। मेरे ससुर पर तो जाने कौन सा जनून सवार हो गया था। वो धक्के देकर फेरोज को घर से निकालने लगे। शहरोज बीच में आए तो उसे भी धक्के देने लगे। कहने लगे मैं हरगिज भी ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारे घर में तो गोया तमाशा सा लग गया था। बीना भाभी कमरे में बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी। वो बाहर निकल आई, कहने लगी मुझे किसी से शादी नहीं करनी, इसीलिए खुदा के लिए बंद करें ये सारा तमाशा। मेरे ससुर शायद यही सुनना चाहते थे, इसीलिए वहीं झगड़ा खत्म कर दिया। अब फेरोज बहुत उदास रहने लगा, चुप चुप सा हो गया था। अब तो मेरे ससुर ने तमाशा पकड़ लिया था। अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे। कभी कहते थे कि बीना तुम मेरे कमरे में पूरा दिन रहा करो, कभी कहते थे कि मेरे सर पर तेल लगाओ, मेरे पाँव पर तेल की मालिश कर दो। घर, कारोबार, हर चीज मेरे ससुर के हाथ में थी, इसीलिए शहरोज तो उनके खिलाफ ज्यादा बोल ही नहीं सकते थे। फेरोज अलबत्ता नौकरी करता था, अलग से कमाता था, लेकिन बीना भाभी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा था कि खुदारा उससे सांस लेने का हक ना छीने और किसी और से शादी कर ले। जब भी भाभी ससुर के कमरे में जाती मेरा ध्यान वहीं लगा रहता। एक बार मैंने कहा कि आप रहने दें, मैं चली जाती हूँ उनके कमरे में। मैंने भाभी की एक बात भी ना सुनी और उनकी सफेद चादर खुद पर ओढ़ी, जरा सा घूंघट निकाला और ससुर के कमरे में चली गई। लेकिन जो काम मेरे ससुर ने मुझे जेठानी समझकर किया, वो सुनकर मैं दंग रह गई। कहने लगे जाकर वज़ू करके आओ और ये बिछाए जाए नमाज, मेरे बेटे के लिए 500 नवाफिल पढ़ो। मैं तुम्हें फेरोज और बाकी सबकी नज़र में बुरा बनाना चाहता हूँ, ताकि फेरोज तुमसे शादी का ख्याल छोड़ दे, सब तुम्हें बदकिरदार समझें। तुम सारी जिंदगी मेरे खुर्रम की बेवा बनकर ही गुजारोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मेरी भतीजी से शादी करने से इनकार किया था। मेरी भतीजी खुर्रम को बहुत चाहती थी, उसके इनकार पर उसने खुदकुशी कर ली थी। तुम्हें उसी की बद्दुआ लगी है, लेकिन बुरा तो मेरे साथ हो गया। मैंने तुम्हारी वजह से अपना बेटा गंवा दिया, इसीलिए कि तुम मनहूस हो, मेरे दूसरे बेटे को भी मार डालोगी। मेरे ससुर के अंदर इन्हीं दकियानूसी ख्यालात ने मनफी सोच को परवान चढ़ा दिया था। वो अपनी भतीजी का बदला भाभी से ले रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकल गई। अब मुझ पर यह राज खुला था कि मेरी जेठानी इसीलिए थकी थकी लगती थी कि मेरे ससुर उनसे हजारों के हिसाब से नवाफिल पढ़वाते रहते थे और उन्हें फेरोज और हम सबकी नज़र में बदकिरदार बनाना चाहते थे। लेकिन ये भी सच है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मैंने जब ये सारी बात दोनों भाइयों को बता दी तो फेरोज ने अपने लिए एक अलग से फ्लैट किराए पर ले लिया और बीना भाभी से निकाह करके उन्हें वहां ले गया। शुरू में तो मेरे ससुर ने बहुत शोर मचाया, लेकिन फिर जब सब कुछ उनके इख्तियार से बाहर था तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गए। ससुर मेरे साथ ही रहते हैं। फेरोज ने बीना भाभी को बहुत खुश रखा है, लेकिन वो हमें मिलने यहाँ बस अकेला ही आता है। उसकी शादी को भी 5 साल बीत चुके हैं। एक प्यारी सी बेटी भी है जो फेरोज के साथ अपने दादा को मनाने की कोशिश करती है और अपनी तोतली जुबान में कहती है, दादा कोई भी मनहूस नहीं होता, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मेरे ससुर अब बहुत बदल चुके हैं। पोती को सीने से लगाकर कहते हैं, जो बात मुझे आज तक कोई ना समझा सका वो तुमने समझा दी।